चलिए शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के बारे में मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, क्योंकि 12th में आपने शायद अकाउंट्स में पढ़ा है डिटेल में। सो यू ऑल नो अबाउट पार्टनरशिप क्या होती है, एडमिशन, ये सब पढ़ा होगा ना आपने, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, तो सारे कंसेप्ट मोर और लेस पार्टनरशिप के आपको मालूम है। सो थोड़ा पार्टनरशिप के एंगल से दोबारा से एक समराइज्ड वे में आपके हाथ में आ गया है। तो जैसे मैंने अभी बोला भी कि ये चैप्टर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, उतना इसमें एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस नहीं दी जा सकती। सो आई मे अपीयर लिटिल बोर इन दिस चैप्टर एंड आप इसको सेल्फ स्टडी करके भी कवर कर सकते हैं, ये ईजी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फिर भी इंटरेस्ट जनरेट कीजिए और ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, इट इज क्लियर्ड और इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये सभी में है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी यही बात थी, सेल ऑफ गुड्स में भी यही बात है और यहाँ पर भी यही बात है। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल वेर एवर रिक्वायर्ड। ये प्रोविजंस पहले कहाँ थे पार्टनरशिप के? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा, फ्री कंसेंट है, फ्रॉड है, या कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब चीज़ें नहीं लिखी हुई पार्टनरशिप एक्ट में, वो सब चीज़ें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही एज इट इज एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। द फर्स्ट लाइन मैंने डेफिनेशन को तोड़ के 4 लाइनों में अलग अलग कर दिया सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट ईच पार्ट। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा नीचे, एसेंशियल्स एंड लीगल रूल्स फॉर वैलिड पार्टनरशिप। तो उसमें आप देखेंगे असाइनमेंट में पेज 1 पे लास्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। एक्चुअली पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे 2 भाई होते हैं ना, उनमें रिलेशन होता है। 2 भाई हो, 3 भाई हो, रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन होता है बाय बर्थ। देखा जाए तो ना पार्टनरशिप में 2 अनजाने आदमी, वैसे भाइयों में भी पार्टनरशिप हो सकती है, बट यूजुअली अगर भाइयों को मिलकर बिजनेस करना होगा तो दे विल गो फॉर HUF फॉर्मेट। सो 2 अनजाने आदमी जब मिलके बिजनेस करते हैं ना, तो एक तरह से वो भाई बन जाते हैं, एक तरह से सगे, एक तरह से बनते नहीं है, बन जाते हैं एक तरह से, मान लो। अरे बस इन ए वे इट्स लाइक अ मैरिज, not gay marriage, but it's a kind of marriage between 2 or more persons. Now they will come together, they will stay together, they will do business in a way. Try to understand ना, आप नेगेटिव पर मत जाओ ना, बात को पॉजिटिव में समझो कि पार्टनरशिप इज क्या है। पार्टनरशिप इज लाइक, इन्होंने कह दिया फर्स्ट लाइन, एक्ट में लिखा है, मैंने थोड़ी कुछ कहा है। पार्टनरशिप बोल रहा है खुद रिलेशंस, रिलेशन वर्ड के तो पता नहीं क्या क्या मीनिंग होता है। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, रिलेशनशिप है उनके बीच में, रिश्तेदारी कहते हैं हमारे रिलेशन में है, मतलब रिश्तेदारी में है। तो समझने की बात है कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। अब सवाल ये कि कौन सा रिलेशन है? रिलेशनशिप है उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी का। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट सीरियसली, एज आई टोल्ड यू कि इस पेज पे जो लास्ट पॉइंट है उसको समझना है, म्यूचुअल एजेंसी। अब ये म्यूचुअल एजेंसी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी ये है कि भाई मुझे तुझ पे विश्वास, तुझे मुझ पे विश्वास, तू मेरा एजेंट, मैं तेरा एजेंट। जैसे 2 भाई होते हैं तो मैं तेरा भाई, वो बोलेगा हाँ मैं भी तेरा भाई, ऐसे ही होता है। ऐसे ही जब यहां पर जो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो किस चीज का रिलेशनशिप है? म्यूचुअल एजेंसी। इसको पकड़ लोगे तो इजी रहेगा। म्यूचुअल एजेंसी इज मिसिंग इन ऑल अदर थिंग्स। आज का हमारा पूरा लेक्चर डिफरेंसेस पे ही चलता रहेगा मेनली। पार्टनरशिप का डिफरेंस क्या है जी HUF से, पार्टनरशिप का डिफरेंस क्या है को ओनरशिप से, पार्टनरशिप का डिफरेंस क्या है कंपनी से, क्लब से, एसोसिएशन से। तो हर एक में जो मेन पॉइंट सामने आएगा वो आएगा एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। कंपनी में एक आदमी डायरेक्टर होता है, बाकी लोग शेयर होल्डर होते हैं, म्यूचुअल एजेंट नहीं होते वो एक दूसरे के। जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी है, एक बंदा दूसरे का एजेंट है और उसका प्रिंसिपल भी है, दूसरा बंदा भी उसका प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन पार्टनरशिप इक्वल होती है, होने को पार्टनरशिप अलग अलग भी हो सकती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, ये सब आप पढ़ चुके हो। सो पार्टनरशिप क्या है? इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन्स एंड दे आर द म्यूचुअल एजेंट्स। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है। So we have to understand the first line, na? Partnership is the relation between persons. So which relation?
म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है। एनी डाउट प्लीज? यहां तक क्लियर है? दूसरा, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जिन्होंने एग्री किया है कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। वैसे वो बात अलग है कि आगे जाके इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चलो भाई प्रॉफिट हम शेयर करेंगे और लॉसेस पड़ोसी बियर करेगा, या लॉसेस गवर्नमेंट बियर करेगी, या लॉसेस भगवान बियर करेंगे। अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो अगर हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो हमें लॉस भी शेयर करना है। अगर आगे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन में ये डिटेल में एक बात और आएगी जो भी बताता हूं, ये पॉसिबल है कि जैसे सपोज 4 पार्टनर हैं, उनमें से एक बोल दे कि मेरे को लॉस नहीं बियर करने, कोई सुनेगा उसकी ऐसी बात? सुन लेगा ना? ना ना, सुनेगा सुनेगा सुनेगा। सपोज आई एम एन एक्सपर्ट पर्सन, आई एम एन एक्सपर्ट इन मार्केटिंग और आई एम एक्सपर्ट इन प्रोडक्शन। सपोज मेरे अंदर कुछ स्पेशल बात है, या मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत एक्सपीरियंस है। आप बोलते हो जी आप हमारी फर्म में पार्टनर बन जाओ। मैं बोलता हूँ पार्टनर तो बन जाऊंगा, पैसे भी लगाऊंगा, अकल भी दूंगा, शक्ल भी दूंगा, लॉस नहीं बियर करूंगा। कहीं तुमने ठीक से काम नहीं किया, घाटा हो गया, घाटा तुम्हारा, मैं तो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगा। आप बोलते हो अच्छा जी माई बाप पार्टनर तो बन जाओ, पैसे तो लगाओ, ऑफिस में आके तो बैठो, नहीं होगा लॉस। सो इट इज पॉसिबल। पार्टनरशिप एक्ट कहता है ये पॉसिबल है कि कुछ पार्टनर्स लॉस ना बियर करें। हाँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारे पार्टनर्स लॉस बियर करने को मना कर दे। ये कैसे हो सकता है? फिर लॉस होगा तो कौन बियर करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। पार्टनरशिप कैन नॉट बी ओनली फॉर प्रॉफिट्स। इज इट क्लियर? आपको लॉजिक समझ में आया कि कोई पार्टनर क्यों लॉस शेयर करने को मना करेगा और दूसरे पार्टनर क्यों उसको एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज इफ द पार्टनर हु इज सेइंग सो इज ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटी, वट एवर वे, नॉलेज वाइज, स्किल वाइज, मनी वाइज, तो हो सकता है कि दूसरे पार्टनर्स एग्री भी कर जाए, चल कोई बात नहीं यार तू आ तो सही। दिस इज पॉसिबल। ठीक है? सो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस के लिए होता है। जब अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे मैं उस बात को रिपीट कर दूंगा। पार्टनरशिप का डिफरेंस आता है क्लब के साथ, पार्टनरशिप का डिफरेंस आता है एसोसिएशन के साथ। तो जो क्लब है, एसोसिएशन है, वो प्रॉफिट बिजनेस के लिए नहीं बनते हैं, उनका ऑब्जेक्ट कुछ और होता है। जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, उनका ऑब्जेक्ट पैसा कमाना नहीं है, उनका ऑब्जेक्ट है लाइक एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, फिटनेस, अदर ऑब्जेक्ट्स हैं। बिजनेस उनका ऑब्जेक्ट नहीं है, बट दैट इज आल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप इज आल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द ऑब्जेक्ट। पार्टनरशिप में ऑब्जेक्ट क्या है? बिजनेस करना, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, जबकि वहां एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट होता है सम अदर ऑब्जेक्ट्स। अब कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए बनती हैं, उनको तो प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं, जेब से पैसा लगाते हैं, एंड दे हेल्प द नीडी एंड द पुअर। That is also an association of person, but that is not partnership because their aim is not to do business. Their aim is something philanthropic, religious, social. That is something different. Is it clear? Carried on by all or any of them acting for all. या तो सारे करेंगे या उनमें से कुछ काम करेंगे। दो तरह के पार्टनर्स मेनली होते हैं। वैसे तो क्लासिफिकेशंस में अभी मैं कई तरह के पार्टनर पढ़ाऊंगा, बट मेनली दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक्टिव एंड स्लीपिंग। Those who are actively working and those who are sleeping, means they have invested money and they are not working. ठीक है? Any doubt in the definition? Next, essentials and legal rules. सबसे पहला है इसमें two or more persons. Obviously, sole proprietorship तो एक ही बंदे से चलती है ना? लेकिन जो पार्टनरशिप है उसके लिए कितने लोग चाहिए हमें? मिनिमम two or more persons are required. Is it clear? मैक्सिमम नंबर का जहां तक सवाल है वो नहीं लिखा है, लेकिन कंपनीज एक्ट में लिखा है। पार्टनरशिप एक्ट तो साइलेंट है इस बारे में कि कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन इन ए वे वो कंपनीज एक्ट में लिखा है एंड इट इज एप्लीकेबल एंड इट इज डिस्कस्ड इन एवरी बुक, सो वी कैन टेक इट। कंपनीज एक्ट बोलता है बैंकिंग बिजनेस में 10, बाकी में 20। अगर इसको क्रॉस करता है तो इलीगल एसोसिएशन है, वो फिर रेलेवेंट नहीं है। नाउ आगे लिखा है पार्टनर्स मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इवन अ कंपनी कैन बी ए पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर बनेंगे जरूरी नहीं कि वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स ही हो, मेल फीमेल ही हो, इट कैन बी एन आर्टिफिशियल पर्सन आल्सो। एक कंपनी भी किसी फर्म में पार्टनर बन सकती है। दैट मीन्स देयर कैन बी ए वैलिड पार्टनरशिप बिटवीन मिस्टर ए एंड XYZ लिमिटेड, दैट इज पॉसिबल। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि पार्टनरशिप को एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मान रहे, ये सब कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपने थोड़े बहुत पहले पढ़े होंगे या सोचे होंगे जब आप पहले पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। क्योंकि पार्टनरशिप को एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मान रहे, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक फर्म में दूसरी फर्म नहीं पार्टनर बन सकती। अगर आपने किसी दूसरी फर्म में भी पार्टिसिपेट करना है बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द होप ऑफ जनरेटिंग सम प्रॉफिट,
तो करना क्या होगा कि एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर उस फर्म में जाके पार्टनर बन जाएगा। सपोज हमारी एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है एबीसी, और मान लेते हैं इसका नाम है मेजर्स एबीसी। तो मेजर्स एबीसी XYZ फर्म में जाके पार्टनर नहीं बन सकते। क्या हो सकता है, आइदर ए और बी और सी, और आइदर ए बी और ए सी और बी सी, एनी कॉम्बिनेशन कैन गो एंड बिकम पार्टनर्स। इज इट क्लियर? देन देयर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कलेक्शन। यानी मेंबर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप एक्ट थियोरेटिकली ऐसा लिखता है, पार्टनरशिप एक्ट थियोरेटिकली ऐसा लिखता है कि एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है। प्रैक्टिकली कहाँ चलेगा आज के ज़माने में वर्बल एग्रीमेंट? खुद मेरी अभी कहीं भी बात मैं भूल जाऊंगा आधे घंटे में, उसके बेसिस पे लाखों करोड़ों रुपए लगा के कौन बिजनेस करेगा, मरना है। तो ये सब कहने की ही बातें हैं। पार्टनरशिप एक्ट लेकिन खैर ये बोलता है कि जो एग्रीमेंट है आपस में वो वर्बल भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली इट हैज़ टू बी इन राइटिंग। पार्टनरशिप एक्ट तो ये भी बोलता है कि पार्टनरशिप को आप रजिस्टर्ड मत कराओ, या करा लो, नहीं कराना मत कराओ। बट लेकिन फिर बाद में उन्होंने बोल दिया कि अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो केस नहीं कर सकते। तो केस ही नहीं कर सकते तो अब इसका मतलब तो दुनिया में कोई भी हमें चीट करके चला जाए या आपस में कोई भी चीटिंग हो जाए तो क्या घर बैठे रहेंगे? नहीं, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। हम किसी पे प्रैक्टिकली लाइफ में केस नहीं करते, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारे पास राइट नहीं है। अगर कल को कोई हमारे से ज़्यादा ही पंगा ले, हमारे को डिस्टर्ब करे, चीट करे, फ्रॉड करे, तो डेफिनेटली वी हैव ए राइट टू स्यू एंड वी शुड हैव ए राइट टू स्यू। उसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं। सो यहाँ पर भी वही बात एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर? सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, practically the agreement has to be in writing and it has to be registered. बिना रजिस्ट्रेशन के काम नहीं चलता। ये प्रैक्टिकल वर्जन है, जब आप पूरा डिस्कस कर लेंगे पार्टनरशिप एक्ट तो आपको समझ में आएगा। हाँ, लिखने को लिखा हुआ ये बात कि एग्रीमेंट वर्बल हो सकता है और पार्टनरशिप फर्म नॉन रजिस्टर्ड हो सकती है, बट इट इज मोर और लेस थियोरेटिकल इन नेचर। देयर शुड बी सम एग्जिस्टिंग बिजनेस, बिजनेस तो होना ही चाहिए, बिना बिजनेस के क्या पार्टनरशिप है। ये एक टेक्निकल कंसेप्ट है कि सपोज ए और बी एग्री करते हैं कि हम 2 महीने के बाद एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो अभी पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप कब होगी? 2 महीने बाद। देयर हैज टू बी सम बिजनेस, विदाउट बिजनेस देयर इज नो पार्टनरशिप। वी कैन नॉट डू अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू अ फ्यूचर बिजनेस। इफ वी आर डूइंग इट, इट इज नॉट पार्टनरशिप। ठीक है? देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लॉसेस भी हो सकती हैं, एंड म्यूचुअल एजेंसी। एनी डाउट इन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी? समझ में आ गया आप सबको म्यूचुअल एजेंसी का? पक्का? नेक्स्ट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं वो पार्टनरशिप है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है? तो उन्होंने बोला कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अगर है तो वो भी एक क्राइटेरिया है कि अगर कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप हो सकती है। बट दैट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एविडेंस। मोर स्ट्रॉन्गर एविडेंस क्या है? फिर मैं वहीं घूम के पहुंच गया कहाँ? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी इज द मेन थिंग, क्योंकि ऐसा सिर्फ पार्टनरशिप में होता है कि सभी लोग एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं। दिस इज हैपनिंग ओनली इन पार्टनरशिप। जो मेन कंसेप्ट है पार्टनरशिप का वो यही है कि दैट ऑल द पार्टनर्स आर मोर और लेस इक्वल। all the partners have a right to participate in the management, all the partners have a right to be consulted, all the partners can bind other partners by their acts। नहीं तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता। किसी भी और अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूजली एक आदमी मालिक होता है और बाकी लोग उसके जूनियर्स होते हैं, सब एट पार नहीं होते। होने को पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स के पास राइट ना हो डील करने का, ये वो, बट दैट इज लाइक कभी कभी होता है, किसी किसी पार्टनर के साथ होगा। अदरवाइज जो बेसिक कंसेप्ट है पार्टनरशिप का वो यही है कि ऑल द पार्टनर्स आर मोर और लेस इक्वल, दे आर डूइंग द बिजनेस जॉइंटली। इट्स नॉट लाइक कि भी तुम बॉस हो और मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूं, वो कंसेप्ट नहीं है। एचयूएफ के अंदर भी आपको पता है एक आदमी करता होता है और बाकी लोग को पार्टनर्स होते हैं। क्लब होगी, एसोसिएशन होगी तो उसका कोई प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी होगा, बाकी लोग सिर्फ ऑर्डिनरी मेंबर्स होंगे। सभी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में क्या होगा, एक आदमी डायरेक्टर होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, चेयरमैन होगा, बाकी सब लोग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होंगे, इंप्लॉइज होंगे कंपनी के। तो ये सभी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है। अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे, बाकी कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो ये सभी में है प्रॉब्लम। सिर्फ पार्टनरशिप ऐसा है जिसमें ऑल द पार्टनर्स हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर्स हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड, देयर ओपिनियन मस्ट बी टेकन। सभी जगह लिखा हुआ ऑल द डिसीजंस हैव टू बी टेकन आइदर बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय मेजॉरिटी डिसीजन।
मेजॉरिटी डिसीजन समझते हैं ना, जैसे अगर 4 पार्टनर है तो कम से कम 3 उस पर एग्री करें, 5 है तो 3 उस पर एग्री करें। मेजॉरिटी डिसीजन, आधे से ज़्यादा लोग उस बात पे एग्री कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि सब लोग मिल के बिजनेस कर रहे हैं, मिल के पैसा लगा रहे हैं। यूजली पार्टनरशिप में पैसा इक्वल लगाया जाता है, काम इक्वल किया जाता है, प्रॉफिट्स इक्वल शेयर किए जाते हैं। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, एग्रीमेंट्स तो कुछ भी जा सकते हैं, बट बेसिकली व्हाट इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, राइट। नाउ नॉन पार्टनरशिप इंटरेस्ट, 5 एग्जाम्पल यहां दिए गए हैं ऐसे जहां प्रॉफिट शेयरिंग है लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। इसीलिए भी ऊपर मैंने आपको बताई थी ये बात कि पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग वन ऑफ द एस्पेक्ट है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब ऐसा नहीं कि इस बात से एकदम पक्के तौर पर हम बोल सकते हैं कि ये एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा पक्का नहीं पता चलता। किस बात से ज्यादा पक्का पता चलता है? म्यूचुअल एजेंसी से। वही बात है, अब हम नॉन पार्टनरशिप इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि 5 केसेस ऐसे दिए गए हैं बुक्स के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग है लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। जैसे सबसे पहला केस आप देखेंगे, इसमें दिया हुआ जॉइंट ऑनर्स का, शेयरिंग रेंट। बहुत कॉमन है इस दुनिया में कि कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ के नाम 50-50 हो, या 3 भाई हैं तीनों के नाम हो, तो उसका जो किराया आएगा वो तीनों के पास इक्वल इक्वल जाएगा क्या? हाँ, ऐसे ही होता है। बट दैट डज नॉट मेक देम पार्टनर्स बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस। आ रही बात समझ में? अगर 3 भाइयों की कोई प्रॉपर्टी है और उसका जॉइंट रेंट आ रहा है और वो उस रेंट को शेयर कर रहे हैं, तो इससे वो बिजनेसमैन थोड़ी बन गए, पार्टनर थोड़ी बन गए। दे आर सिंपली शेयरिंग द रेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी, खत्म। सो दे आर व्हाट? दे आर नॉट पार्टनर्स, दे आर जॉइंट ऑनर्स, दे आर को ऑनर्स। इज इट फाइन? सेकेंड पॉइंट, मनी लेंडर्स रिसीविंग सम प्रॉफिट्स। कई बार क्या होता है कि जब मैंने पैसा, सपोज आई एम द मनी लेंडर एंड यू आर द बोरोअर, आपको अपने बिजनेस में पैसा लगाना है। अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको लाख रुपए दे दूंगा, आपसे मैं 1000-2000 रुपए महीना जो मेरा इंटरेस्ट बनता है मैं लेता रहूंगा। लेकिन अगर सपोज आपके बिजनेस में 50 लाख लगने और मैंने 30 लाख दिए बाय वे ऑफ लोन है, बट मेनली पैसा मैंने लगाया है, तो फिर मैं आपसे और भी बहुत बातें करूंगा कि नहीं? बिकॉज आई एम अ मेजर मनी लेंडर, यू आर यूजिंग माई मनी, so I will say कि I will collect interest plus I will take some share of the profit also. I may say whatever, you have to listen. अगर आप मेरे से थोड़ा मोटा अमाउंट ले रहे हैं जो आप कहीं से भी ले लोगे, तो आप मेरे को सिंपल नॉमिनल इंटरेस्ट देके रफ्ता दफ्ता कर दोगे। होता है, हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं और कुछ नहीं सुनते ज़्यादा बैंक की बातें, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर बैंक से भी हम इतना पैसा बोरो करेंगे तो फिर बैंक जो भी बोलेगा सुनना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स, आपको मैं ये बता रहा हूँ ना, दैट डिपेंड्स। सो अगर मनी लेंडर ने ह्यूज अमाउंट आपको लैंड क्या दिया हुआ है, तो ही में से कि मैं इंटरेस्ट के साथ साथ प्रॉफिट का शेयर भी लूंगा, या रेवेन्यू का शेयर भी लूंगा, या इंटरेस्ट की जगह पर मैं आपका प्रॉफिट का शेयर लूंगा। ही में से व्हाटएवर एंड यू मे हैव टू लिसन। इज इट राइट? इजी है। सर्वेंट एम्प्लॉय एजेंट्स, आमतौर पर जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनको सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, प्रॉफिट में उनका हिस्सा नहीं होता, बट होने को हो सकता है। सपोज मेरी कंपनी में 5 एम्प्लॉयज हैं और उनमें से जो मेन सीनियर एम्प्लॉय मैं उसको एनकरेज करता हूँ, यू वर्क हार्ड, कल को कंपनी ग्रो करेगी तो तुम भी ग्रो करोगे, तुम्हारी सैलरी तो जो बढ़ाऊंगा सो बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें 10% प्रॉफिट का हिस्सा भी दूंगा। नहीं, सपोज मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, सेल पुश करनी है, एंड आई नो कि सेल पुश करने में बहुत एफर्ट चाहिए, तो मैं अपने सेल्स एजेंट को बोल सकता हूँ कि ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा 10% तेरे को दूंगा, 20% तेरे को दूंगा। मुझे पता है चल यार ये मेहनत करके बेच के आएगा, मुझे तो कुछ नहीं करना ना। सपोज कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें कैश सेल्स होती हैं, तो इसका मतलब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो करना है एजेंट को ही करना है। मैंने तो सामान मंगवा के रख देना, वो आगे बेच आएगा, आगे जो पैसे आएंगे उससे आगे दे दूंगा, खत्म। मेरा बिजनेस तो सिंपल है। सो मेनली नाम ही है मेरा, तो मैंने सेटअप तैयार किया, लेकिन अब तो मेनली वर्किंग किसकी है? एजेंट की है। तो मैं उसको एनकरेज करने के लिए बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट का 10% तेरा, 20% तेरा, दैट आई कैन से, बट दैट डज नॉट मेक हिम माई पार्टनर। बिजनेस मेरा है, आई एम द सोल प्रोप्राइटर और आई एम अ कंपनी और व्हाटएवर, वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है और उसको सैलरी के अलावा, अपने कमीशन के अलावा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिल रहा है एज एन एनकरेजमेंट, एज एन इंसेंटिव। दैट डज नॉट मेक हिम माई पार्टनर। पार्टनर तो फिर अलग ही होता है कंसेप्ट, जहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी होती है, एक दूसरे पे विश्वास होता है। वो मेरे अपनी एक्टिविटीज़ को, मैं उस पर बाइंडिंग नहीं हूँ, उसको तो जो काम मिला है वो करना है बस। वो ठीक है कि एज एन इंसेंटिव मैं उसको प्रॉफिट शेयर भी दे रहा हूँ, दैट इज द ओनली थिंग। विडो और चाइल्ड ऑफ ए डिसीज पार्टनर, कई बार क्या होता है कि जैसे इस तरह से एग्री कर लिया जाता है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो कुछ समय के लिए, ऑब्वियसली नॉट ऑल द लाइफ,
कुछ समय के लिए यूजली दे में एग्री कि भी ठीक है 5 साल तक, 10 साल तक, या जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक पार्टनर के उन बच्चों को या उसकी वाइफ को, विडो को कुछ अमाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। पार्टनर्स इस बात के लिए एग्री कर भी सकते हैं क्योंकि ये तो पता नहीं होता ना पार्टनरशिप एंटर करते वक्त कि किसकी डेथ हो जाएगी, तो दे में सिक्योर ऑल ऑफ देम, एक दूसरे को सिक्योर कर लिया उन्होंने इस चीज़ से कि ठीक है अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है और बिजनेस सही चल रहा है तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो विडो या बच्चों को मिल जाएंगे। सेलर ऑफ गुडविल रिसीविंग प्रॉफिट्स फॉर सम पीरियड। कई बार होता है कि कोई बिजनेस का जो गुडविल सेल कर रहा है तो जो बायर ऑफ गुडविल होता है वो उससे एक्सपेक्ट करता है कि आपने गुडविल तो बेच दी, अब थोड़ा सा मुझे सपोर्ट भी करो। आफ्टर ऑल आपका बिजनेस था, आपका बिजनेस चल रहा था, तो थोड़े टाइम के लिए आप मुझे सपोर्ट करो, गाइड करो। या हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो तब भी जो सेलर ऑफ गुडविल है मैं अपनी गुडविल तो दे रहा हूँ, लमसम इतने पैसे लूंगा और प्लस अगले 5 साल तक प्रॉफिट का 10% भी लूंगा, बिकॉज वट एवर यू प्रॉफिट यू विल बी जनरेटिंग एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years या फॉर द नेक्स्ट 2 years you will be getting the profits in my name, so I will be collecting this much lump sum and this much as a share of profit. Okay, if the other person is agreeing he may pay that, but that does not make him a partner because that is a part of the deal कि ठीक है यार इसको इतना पैसा देना है प्लस प्रॉफिट का इतना परसेंट देना, बात खत्म। बट मैंने बिजनेस खरीद लिया, नाउ इट्स माई बिजनेस, आई विल बी गिविंग यू वट एवर यू रिक्वायर, दैट्स इट, यू आर नॉट माई पार्टनर। आप मेरे बिजनेस के पार्टनर नहीं हो, सिर्फ आपको पैसे लेने आपका हक है, पैसे लो, बात खत्म, इससे ज़्यादा आपका कोई कंसर्न नहीं है मेरे से। ठीक है, ये कंसेप्ट है। कोई डाउट हो तो पूछिए। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड फर्म। पार्टनरशिप और फर्म में क्या इंटरेस्ट डिफरेंस है? कुछ फर्क नहीं है, एक ही चीज है, फिर भी कुछ तो फर्क होगा। कुछ फर्क के नाम पे ये बोल सकते हैं कि भी पार्टनरशिप तो हो गई, जैसे 2 लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो गई, 5 लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो गई, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की उसको बोल देते हैं फर्म, तो इसीलिए हो जाता है नाम पार्टनरशिप फर्म। अरे बस समझे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अदरवाइज पार्टनरशिप और फर्म में ऐसा देयर इज नो डिफरेंस। आगे जाके एक बड़ा अच्छा इसमें एग्जाम्पल बन जाता है जिसके अंदर क्लियरली एक्सप्लेन हो जाता है कि पार्टनरशिप में और फर्म में डिसोल्यूशन के टाइम पर जाके आ जाता है ये। जैसे सपोज 4 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, सपोज 4 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, और पार्टनरशिप डीड ये बोलती है कि अगर कल को किसी पार्टनर की डेथ भी हो जाएगी तो रिमेनिंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू द बिजनेस। तो क्या लगता है, फर्म का डिसोल्यूशन होगा? नो। तो एक तरह से देखा जाए, हाँ, वो ABCD जो 4 पार्टनर थे, डी की डेथ हो गई, so it is a dissolution of partnership but the firm is continued, so it's a reconstituted firm of A, B and C. So this is how there is a, you can say, difference between partnership and firm. But my request is कि इस डिस्कशन को अब यहीं खत्म कर देना दिमाग में, ठीक है? मतलब बाकी का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बार बार मत सोचना कि फर्म पढ़ रहा हूँ कि पार्टनरशिप पढ़ रहा हूँ, एक ही चीज है। ये एक बार समझने के लिए आ गई समझ में, बस ठीक है, हर चीज पे इसको अप्लाई मत करने बैठ जाना। मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी, आप बोलोगे अच्छा सर ये बताओ पार्टनरशिप के हिसाब से पढ़ा रहे हो या फर्म के हिसाब से पढ़ा रहे हो? समटाइम टर्म्स इंटरचेंजेबली मुंह से यूज हुए या आप पढ़ रहे हो लिखने में, सो डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पार्टनरशिप एंड फर्म बेटर यू अंडरस्टैंड वन एंड द सेम थिंग, बट फिर भी मैंने टेक्निकल डिफरेंस एक था वो आपको बता दिया, बट दैट डिफरेंस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट कि आप कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, प्रोविजंस को पढ़ने के लिए हर वक्त ये सोचते फिरो कि यार हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं या फर्म पढ़ रहे हैं। यू टेक पार्टनरशिप एंड फर्म वन एंड द सेम थिंग, बात खत्म। इज इट क्लियर? वैसे जो टेक्निकल डिफरेंस है वो क्लियर हो गया पार्टनरशिप और फर्म में। चलिए, नाउ कंपैरिजन बिटवीन पार्टनरशिप एंड ऑनरशिप। जैसे मैंने कहा था ये थोड़ा सा बोरिंग रहेगा पोर्शन, अब इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं समझाने का तो इसमें कुछ है ही नहीं काम मेरा, बट फिर भी मैं रीड कर देता हूं, कहीं जरूरत होती है तो एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला पॉइंट, पार्टनरशिप इज पॉसिबल ओनली बाय एग्रीमेंट। ये हमारी बात शुरू में ही हुई, एग्रीमेंट होना जरूरी है, पार्टनरशिप तो तभी बनेगी, ठीक है? को ऑनरशिप में एग्रीमेंट भी हो सकता है, सपोज 2 आदमी मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, एक तरह से एग्रीमेंट है। नहीं तो इनहेरिटेंस भी हो सकता है, सपोज फादर जो है वो गिफ्ट कर दें 3 भाइयों को कोई प्रॉपर्टी, या डेथ के बाद उनको मिल जाए, तो दैट इज अ काइंड ऑफ, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नॉट काइंड ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। आ रही बात समझ में? सो दिस इज को ऑनरशिप, जहां पर किसी प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा ऑनर होता है। दूसरा, बिजनेस इज नेसेसरी फॉर पार्टनरशिप। मैंने आपको पहले कहा कि बिजनेस के लिए होती है पार्टनरशिप, अदरवाइज और किसी ऑब्जेक्ट के लिए पार्टनरशिप नहीं होती है।
आ रही बात समझ में? द पार्टनरशिप इज फॉर बिजनेस। को ओनरशिप में बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। दो लोग मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, तीन लोग मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, तो दैट इज को ओनरशिप, देयर इज नो इशू, एब्सोल्युटली नो इशू। ठीक है। तीसरा, पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स। ये हर एक में आएगा पॉइंट, बिकॉज मैंने आपको पहले बोल दिया म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप इज द कंसेप्ट एप्लीकेबल ओनली टू द पार्टनरशिप, बाकी कहीं होता नहीं। सो को ऑनर्स म्यूचुअल एजेंट्स नहीं है। फोर्थ, नो लिमिट एज टू द नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप में तो हमने डिस्कस किया था, बैंकिंग में 10, वैसे 20। को ऑनरशिप में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम तो खैर एक तरह से है इनडायरेक्टली 2, नहीं तो को ऑनर कहाँ से हुए, लेकिन मैक्सिमम का कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं। पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू अ थर्ड पर्सन विदाउट अप्रूवल ऑफ अदर, नेचुरली। अब सपोज हम एक फर्म में पार्टनर्स हैं, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कल से मैं नहीं आ रहा, मेरी जगह ए की जगह मिस्टर एम, अब ये नए आदमी है, ही विल बिकम योर पार्टनर, ऐसा नहीं होता। अगेन, क्योंकि ये रिलेशनशिप है म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। हम सगे भाई तो नहीं है, लेकिन मैंने पहले बोला कि जब पार्टनरशिप होती है तो ए बी सी में तीनों एक तरह से सगे भाई बन के काम करते हैं। तो ये थोड़ी मैं बोल दूंगा आज से मैं नहीं आ रहा, कल से ये तुम्हारा भाई हो गया। अगर सारे पार्टनर्स उसको एडमिट कर लें तो ठीक है। ये भी हो सकता है कि ए बी सी के बाद एक नया पार्टनर आ जाए डी, वो भी एक और भाई बन जाए, ये तो हो सकता है। या ये हो सकता है कि बी और सी एग्री कर जाएं और मैं चला जाऊं और उसको वो भाई बना ले अपना, ये भी हो सकता है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर साइमल्टेनियस हो जाए। लेकिन दैट डिपेंड्स, अगर वो सारे एग्री करते हैं तो अपने आप से आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। को ऑनरशिप में तो माना आपका हिस्सा है तो आप अपना हिस्सा बेच ही सकते हो। मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपस में आपका ये एग्रीमेंट हुआ हो कि अगर आपको अपना हिस्सा सेल करना है तो आप पहले एग्जिस्टिंग को ऑनर्स को ऑफर करोगे, अगर वो मार्केट प्राइस पे आपसे आपका शेयर खरीद लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी को भी बेच सकते हो। नेक्स्ट, अ को ऑनर कैन स्यू फॉर पार्टीशन ऑफ द ज्वाइंट प्रॉपर्टी। नेचुरली जो प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उसको आप स्यू कर सकते हो कि भाई पार्टीशन करके मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चलूं। तो पार्टनरशिप में पार्टीशन के लिए नहीं बोल सकते। अब यहां एक टेक्निकल पॉइंट है, आप लगातार बोल रहे हो तीनों, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाहर इंजॉय कर सकते हो थोड़ी देर, नहीं फिर चुप तो बैठना पड़ेगा। दो ही चॉइस है। पार्टनरशिप के अंदर पार्टीशन के लिए तो आप नहीं बोल सकते प्रॉपर्टी के, आप डिसोल्यूशन के लिए बोल सकते हो। ध्यान से समझिए मैं जो बोल रहा हूं, को ऑनरशिप है सपोज, तो आप पार्टीशन के लिए बोल सकते हो कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो। पार्टनरशिप फर्म में अगर आप पार्टनर हैं तो आप पार्टीशन के लिए नहीं बोल सकते, आप डिसोल्यूशन के लिए बोल सकते हो। कहने का मतलब है एक फर्म जो चल रही है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, आप ये बोल सकते हो कि फर्म ही बंद कर दो, अगर ये पॉसिबल है तो। नहीं तो आप थ्रू इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट अप्लाई कर सकते हो कि भी मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता, दिस दैट। तो अगर मेंबर्स नहीं भी एग्री करते तो भी चॉइस है, हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे ये बात कि अगर सपोज कोई पार्टनर जाना चाहता है और दूसरे पार्टनर्स उस बात के लिए एग्री नहीं करते, या सपोज कोई पार्टनर चाहता है कि फर्म डिसॉल्व हो जाए, दूसरे पार्टनर्स एग्री नहीं कर सकते, तो यू कैन मूव द कोर्ट। अगर कोर्ट को जस्टिफाइड लगेगा तो कोर्ट पार्टीशन डिसोल्यूशन अलाउ कर सकती है। सो आई जस्ट मीन टू से कि एक पार्टनर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के लिए नहीं बोल सकता है पार्टीशन करने के लिए, लेकिन हाँ फर्म के डिसोल्यूशन के लिए बोल सकता है। तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक होगा वो काम, जब फर्म डिसॉल्व होगी तो फिर प्रॉपर्टी भी पार्टीशन होगी, या प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो वापस किया जाएगा। वो जो कुछ होगा बाद की बात है। ये नहीं हो सकता कि मैं एज ए पार्टनर बोलूं कि सिर्फ प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो, फर्म बेशक चलने दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, a partner can retain property for the expenses incurred on behalf of the firm। अब जैसे मैं पार्टनर हूं, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा फर्क नहीं है। सपोज मैंने कोई खर्चा कर लिया, कुछ भी एनी एक्सपेंडिचर जो मुझे ठीक लगा वो खर्चा मैंने कर लिया, किसके लिए? फर्म के लिए। तो डेफिनेटली आई हैव ए राइट टू रिकवर इट बैक फ्रॉम द फर्म। अगर मैंने एज ए पार्टनर फर्म के लिए कोई खर्चा किया है तो वो पैसे फर्म को मुझे वापस करने पड़ेंगे कि नहीं? सो आई कैन रिटेन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास कोई पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है तो मैं उसको रिटेन कर सकता हूँ, राइट ऑफ लियन। एक तरह से यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट आ जाएगा कि भाई मेरे पैसे दो। आफ्टरऑल अगर मैंने फर्म के बिहाफ पे कोई डेट पे कर दिया, या मैंने फर्म के बिहाफ पे कोई लोन रीपे कर दिया, या मैंने फर्म के बिहाफ पे कोई क्रेडिट परचेजेस कर ली, तो थोड़ी मेरे पैसे नहीं देंगे आप, यू हैव टू पे बैक माई मनी। ऑब्वियसली ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? हाँ,
इस बारे में ना डिटेल्ड आंसर दूंगा फिर मैं आपको 1 मिनट लगा के, बस ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, मतलब थोड़ा सा फिर भी और आगे जाके। अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि पार्टनर्स के पास ना कुछ एक्सप्रेस अथॉरिटीज और कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज होती हैं। जैसे हमने सेल ऑफ गुड्स के चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ एक्सप्रेस कंडीशंस होती हैं, कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं। एक्सप्रेस वो जो पार्टीज आपस में एग्री कर लें, और इम्प्लाइड कंडीशंस वो जो एक्ट में लिखी हैं। ऐसे ही पार्टनर्स के पास कुछ अथॉरिटीज होती हैं, कुछ तो एक्सप्रेस होती हैं जो आपस में एग्री करी, लिख ली आपस में तय करके, और कुछ है इम्प्लाइड जो एक्ट में दी हुई है कि हाँ पार्टनर ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो वो सारी अथॉरिटीज जो उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर है, उसके लिए उसको कोई कंसेंट नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो अपनी अथॉरिटी क्रॉस कर रहा है देन फिर फर्म लायबल नहीं होगी। दैट इज वेरी ऑब्वियस। अ पार्टनर हैज टू बिहेव विद इन हिज लिमिट्स, राइट, अदरवाइज तो फिर काम नहीं चलेगा। कुछ चीजें स्पेसिफिकली मना भी की हुई हैं, एम्प्लॉयड अथॉरिटी के नेगेटिव पॉइंट भी दिए हुए एक्ट में कि ये चीजें उसकी अथॉरिटी में नहीं है। जैसे मान लेते हैं फर्म का कोई केस चल रहा है, अगर एक केस पूरी फर्म का चल रहा है तो एक पार्टनर अपने आप में एडमिट नहीं कर सकता, अच्छा चलो जी हमने गलती की, हम पैसे दे देंगे। अबे भैया तू ऐसे कैसे कह देगा, बाकी लोग मर जाएंगे। सो ऐसे कुछ चीजें हैं, फर्म के बिहाफ पर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना अलाउड नहीं होता पार्टनर को। कुछ चीजें हैं इस तरह की जहां पर एक इंडिविजुअल पार्टनर पूरी फर्म को बाइंड नहीं कर सकता, यानी कि उसकी अथॉरिटी के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वो उसके अंदर ही रहेगा, तो फिर यस ही विल बाइंड द फर्म, अदरवाइज नॉट। इज इट फाइन? हाँ, किसमें? एनपीओज में होती होगी, बट उसका एक्ट देखना पड़ेगा कौन सा उसके ऊपर एप्लीकेबल है। ऐसा वैसे मैंने सुना नहीं है, क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी तो कोशिश ये रहती है कि उनके मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, सो दैट दे कैन डू मैक्सिमम सर्विसेज। अब एनपीओज जो हैं कुछ तो सिर्फ लोकल लेवल पे काम करती हैं, कुछ स्टेट लेवल पे, कुछ नेशनल लेवल पे, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे। सो आई डोंट थिंक कि वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन एज टू द नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकती है। आई डोंट थिंक। एनी अदर क्वेश्चन? पार्टीशन वाला ना? हाँ वही। अच्छा, एक्सपेंसेस रिटेन करने वाला। अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा करेगा तो वो रिकवर करेगा, उसके लिए वो प्रॉपर्टी रिटेन कर सकता है फर्म की। खुद की नहीं होती ना, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी तो फर्म की प्रॉपर्टी कहलाएगी ना। चाहे वो मान लेते हैं सपोज ए और बी और सी तीन पार्टनर हैं, तीनों मिलके कुछ प्रॉपर्टी लाए, ए बी एंड सी सपोज तीन पार्टनर है, तीनों मिलके कोई प्रॉपर्टी लाए, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन गई। अब वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, एक तरह से वो फर्म के ऊपर प्रेशर डालेगा इस चीज का कि भाई आप मेरे पैसे वापस करो जो मैंने फर्म के लिए खर्च दी। जेन्युइन एक्सपेंसेस विच ही हैज इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस हमारा पार्टनरशिप एंड HUF कि पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या डिफरेंस है। पहले मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताया था HUF का, जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं, फिर एक बार रीड कर दूंगा और क्या करूँ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? फैमिली बिजनेस है। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि HUF क्या है? फैमिली बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज द फुल फॉर्म। द कंसेप्ट इज फैमिली बिजनेस। जैसे मैंने कहा, अगर दो अनजाने आदमियों को बिजनेस करना हो मिलके तो वो फर्म बनाएंगे, अगर दो भाइयों को, चार भाइयों को मिलकर बिजनेस करना है तो वो HUF फॉर्मेट में जा सकते हैं, फैमिली बिजनेस, नो प्रॉब्लम। इनकम टैक्स के एंगल से अगर हम देखें तो इनकम टैक्स के एंगल से HUF इज मोर प्रेफर्ड ओवर फर्म। आपको थोड़ा बहुत शायद आइडिया होगा कि टैक्सेशन जो है वो स्लैब्स बेसिस पे लगता है। पहले 2 लाख तक टैक्स फ्री, उसके बाद 10% टैक्स, फिर 20% टैक्स। सो दीज स्लैब्स आर एप्लीकेबल ऑन HUF, जबकि पार्टनरशिप फर्म पे 30% फ्लैट टैक्स लगता है, जस्ट लाइक ए कंपनी। So income tax point of view से HUF is a preferred form of organization over partnership firm. Obviously taxations are heavier in firm than HUF. But HUF you cannot form. HUF is only for a family member. अगर आपको किसी आउटसाइडर के साथ बिजनेस करना है तो HUF थोड़ी हो जाएगी, चॉइस ही नहीं है। क्योंकि HUF में जो मेंबरशिप है वो बाय बर्थ मिलती है। एक आदमी जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है जनरली वो कर्ता कहलाता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, उसकी पर्सनल लायबिलिटी भी होती है, वो सारा काम करता है। जो बाकी के मेंबर्स होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर द प्रॉफिट्स, बट उनकी टोटल पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। दे आर एलिजिबल टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड दे आर लायबल ओनली अप टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टीशन वो डिमांड कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका क्वेश्चन था कि HUF में मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। कितने से कम? ये कहाँ से लाया आप उठा के फिगर?
वो इनकम टैक्स में जो स्लैब्स हैं वहाँ पर ये थोड़ी लिखा हुआ है कि एचयूएफ के अंदर इतनी मिनिमम कैपिटल या इतना मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं पढ़ा मैंने आज तक जो आप बोल रहे हो। इज इट ओके? आगे बढ़ें। सो एचयूएफ का इतना ही कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बाकी रियल लाइफ में एचयूएफ कोई बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसे ही आजकल बच्चे कम होते हैं घरों में माना एक ही बेबी है घर में, है ना, वो क्या फिर अचीव तो पॉसिबल ही नहीं हुई। यहाँ पिताजी के साथ मिलके बिजनेस कर ले तो बात अलग है। तो मतलब वैसे ही चांसेस कम होते जा रहे हैं आजकल की फैमिली बिजनेसेस हों, फिर आपस में हम झगड़ा भी ज़्यादा करते हैं आजकल, तो एचयूएफ कहाँ चलती है ज़्यादा, तो आउटसाइडर्स के साथ ही चलता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर पॉपुलर, दो इट इज अट्रैक्टिंग मोर टैक्सेशन, बट स्टिल फर्म ही ज़्यादा चलाते हैं लोग। भाई भाई तो कम ही बिजनेस करते हैं, झगड़ा ज़्यादा करते हैं। So, comparison between partnership and HUF. First point, it is governed by Partnership Act 32 and HUF is governed by Hindu law. Now, जब हम कहते हैं Hindu law, तो it does not mean a particular act. Hindu law means all the acts connected with Hindus. मेरी बात सुन में, Hindu law does not mean a particular act. Hindu law नाम से कोई act नहीं है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, या आगे जाके अभी आप पढ़ते हैं आईपीसीसी में पहुंचते हैं इनकम टैक्स एक्ट, ऐसे ये स्पेसिफिक एक्ट है ना। लेकिन कई बार होता है एक जनरल, जैसे माना मैं बोलूं टैक्स लॉ। अब मैं अगर टैक्स लॉ की बात कर रहा हूं तो मैं किसी एक्ट की बात नहीं कर रहा। टैक्स लॉ इंक्लूड्स इनकम टैक्स एक्ट, सर्विस टैक्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, कस्टम एक्ट, यानी एनी लॉ कनेक्टेड विद टैक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ टैक्स लॉ। ऐसे जब हम बात करें हिंदू लॉ मीन्स एनी लॉ कनेक्टेड विद एनी एक्ट कनेक्टेड विद हिंदूज इन इंडिया, दैट इज हिंदू लॉ। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, राइट इन पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। ऑब्वियसली पहले एग्रीमेंट करेंगे तभी पार्टनर बनेंगे, जबकि एचयूएफ में राइट कहां से राइज होता है? बाय बर्थ, कुछ करने की जरूरत नहीं, है ना। बाय द कंसेंट ऑफ गॉड यू विल बिकम द मेंबर। थर्ड, अ न्यू पार्टनर कैन एंटर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, जबकि एचयूएफ में वही है, ऑटोमेटिकली बिकम्स ए मेंबर। फोर्थ, फीमेल कैन बिकम ए फुल फ्लेज पार्टनर, ऑब्वियसली, जबकि एचयूएफ के अंदर शी डज नॉट बिकम मेंबर बाय बर्थ। फिफ्थ, देर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एचयूएफ। अभी हमने पढ़ा था पार्टनरशिप में तो 10-20 मेंबर्स की लिमिट पड़ी थी, एचयूएफ में ऐसा कुछ नहीं है। सिक्स, माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल फ्लेज पार्टनर, एचयूएफ में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, ये गलत लिखा गया है। 7 पॉइंट, देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी इन एचयूएफ। 7 पॉइंट, देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप इन एचयूएफ। पार्टनरशिप फर्म में एचयूएफ में होता है पार्टनरशिप में। देन 8th, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पार्टनर्स की कुछ इंप्लाइड अथॉरिटी होती है, को पार्टनर्स की ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती, बस जो अथॉरिटी होती है कर्ता के पास होती है मेनली। 9th, पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी भी होती है। ये पर्सनल लायबिलिटी क्या होती है? जो बात इन्होंने कही वही बता रहे हो आप भी। अगर फर्म अपने डेट्स नहीं पे कर पाएगी तो फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो अपने घर से पैसा ला के देंगे। तो पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल आल्सो इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, एचयूएफ में ऐसा नहीं होता, सिर्फ कर्ता की पर्सनल लायबिलिटी है, बाकी मेंबर्स की नहीं। 10th, पार्टनरशिप में भी डिसॉल्व इवन ऑन द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। अब सपोज दो ही पार्टनर, एक ही डेथ हो गई तो इंसॉल्वेंट वो फर्म डिसॉल्व होनी ही होनी, फिर क्या कर लोगे आप? मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया 4 पार्टनर एक ही डेथ हो जाए तो हो सकता है बाकी 3 कंटिन्यू कर लें एज पर एन एग्रीमेंट, बट अगर 2 ही पार्टनर हैं और एक की डेथ हो जाए या एक इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऑटोमेटिक फर्म बंद, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी फिर फर्म रही नहीं, एक आदमी ही रह गया अगर, तो वो तो प्रोप्राइटर है। हमारी बात सुन में, सो दैट इज द सिचुएशन। एचयूएफ में ऐसा नहीं होता, अगर एचयूएफ में मेंबर मर जाए कोई तो एचयूएफ कंटिन्यू करती है, उसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि किसी एक की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया तो एचयूएफ बंद हो जाएगी। एचयूएफ कंटिन्यूस करता होगी, तो आमतौर पर जो नेक्स्ट सीनियर मोल में मेल मेंबर तो वो बन जाता है। हाँ, अगर आप मेरे से एक्सट्रीम क्वेश्चन पूछे सारे मर जाएं तो फिर जब सभी मर गए तो बिजनेस कौन चलाएगा, फिर क्या जरूरत, फिर हाँ एचयूएफ बंद हो जाता है। कंपनी में अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, नीचे ही आ रहा है अभी, कंपनी में ही होता है, कंपनी में सारे मर जाए तो तब भी कंपनी चलती रहती है, कंपनी में यही खूबसूरती है। हाँ, परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी के अंदर कि कंपनी कंटिन्यूस, इवन सारे भी मर जाएं तब भी कंटिन्यू करती है। क्या चीज? सारे मर जाएंगे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कंटिन्यू करेंगे।
पूरी दुनिया थोड़ी मर जाएगी। वर्ल्ड वॉर हो गई 2 बार, तब भी सारे थोड़ी मर जाते हैं, कोई तो बचेगा। तो कंपनी में ये कंसेप्ट है। 11th पॉइंट, शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज वेल डिफाइंड। पार्टनरशिप में जो हमारा शेयर है यूजली वो फिक्स रहता है, डिफाइंड रहता है। एचयूएफ के अंदर नहीं रहता है। एचयूएफ में तो फ्लक्चुएट होता रहता है। मान लेते बच्चे एक होना था, ट्विंस हो गए, 2 हो गए एक साथ और हिल गया। ऐसे किसी की डेथ हो गई तो शेयर बढ़ गया, किसी के बर्थ हो गया शेयर घट गया। तो इन एचयूएफ द शेयर कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर हैज ए राइट टू डिमांड द अकाउंट्स। पार्टनर को तो और बहुत सारे राइट होते हैं। पार्टनर तो मैंने ये तो बोला म्यूचुअल एजेंट है ना, उसके पास तो सारे राइट है। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू सी द अकाउंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ द कॉपी ऑफ द अकाउंट, सब कुछ है उसके पास तो पावर्स में। लेकिन जो एचयूएफ का मेंबर है उसके पास कोई ज्यादा पावर्स नहीं है, क्योंकि मोर और लेस बिजनेस इज बीइंग डन बाय कर्ता, अदर्स हैव लिमिटेड राइट्स। पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी डिमांडेड बाय मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, ये तो है खैर, वो तो को ऑनरशिप में भी हमने पढ़ा था कि पार्टीशन डिमांड किया जा सकता है, दैट इज एप्लीकेबल हेयर आल्सो। एंड लास्ट में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ में रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, जबकि फर्म में होता है। हाँ ये वो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नॉन रजिस्ट्रेशन से कोई लिमिटेशंस क्रिएट नहीं होती है। एनी अदर क्वेश्चन?